हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ शेयर अपनी शाइन साइट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं अपना पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे रेन्यूएबल एनर्जी और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी इनके बारे में। ये हमारी यूनिट की आई थिंक सिक्स्थ क्लास है ना। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है उन क्लासेस को, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की 5 क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं आपको, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आज अपनी सिक्स्थ क्लास है और अपनी क्लासेस का टाइमिंग क्या है, 12 बजे, 12 PM। उसके अलावा आप ये टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। PDF नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करें। सारे पेजेस पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। कल अपने ने पढ़ा था कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उनका क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा। उसके साथ साथ डाइसीज देखे हमने। ठीक है, काफ़ी कुछ कवर। आज हम पढ़ते हैं रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा। ठीक है, मतलब कि वो ऊर्जा जिसको आप दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, जो दोबारा बन जाएगी, जो नष्ट नहीं होएगी, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यू का मतलब कि दोबारा बना लेना, दोबारा प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि दोबारा बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो सेफ है, जिससे कि पोल्यूशन नहीं फैलता, नो पोल्यूशन, है ना। नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, ये होती है रेन्यूएबल एनर्जी, नवीनकरणीय ऊर्जा के साधन। इसमें कौन कौन सी आती है, पेपर में इस बार भी आया था। 21 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक जो एग्जाम हुए थे अपने, उनके बीच में ये पेपर में आया था रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सोलर एनर्जी है वो इसके अंदर आएगा, विंड एनर्जी आएगा, बायोमास, बायोफ्यूल्स और वाटर जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो दो टाइप की अपने पास एनर्जी होती है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल मतलब कि जिसको दोबारा से बना सके, रिन्यू करवा सके हम। नवीन ऊर्जा, ठीक है, नवीन ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, जो कि थोड़ी सस्ती भी है ना बाकी से। अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बना सकते हैं। नॉन रेन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, है ना, गैर नवीनकरणीय, नवीनकरणीय। ठीक है, ऐसे ही होएगा ना, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, जो कि पॉल्यूशन फैलाती है। ठीक है, तो ये नाम याद आते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी में कौन से आते हैं, सोलर, विंड, बायोमास और वाटर। नॉन रेन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, नॉन में देखो रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल। ठीक है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, पहले हम रेन्यूएबल देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया रेन्यूएबल का दो टाइप के होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। ठीक है, रेन्यूएबल में मैंने ऊपर ऊपर नाम बता दिया आपको, सोलर, विंड, बायोमास और वाटर। ठीक है, नॉन रेन्यूएबल का अगर हम पहले नाम नाम तो देख लेते हैं। ठीक है, चलो नाम तो दिखाई देती हूँ मैं, बाकी मैं खुद से भी बता सकती हूँ आपको। नॉन रेन्यूएबल में कौन सा आता है, जो फोसिल फ्यूल्स के होते हैं ना, फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स में आपको मैं ऑलरेडी दो तीन क्लासेस में बता चुकी हूँ क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, और उसके अलावा नेचुरल गैस, डीजल, है ना, और कौन सी आती है, बायोमास, ये सारी की सारी। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, जिसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं ना, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, है ना, उनको। जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला, पेट्रोलियम, वुड, इनसे जो निकलती है ना, ये जो ऊर्जा वाले स्रोत है, इसको नॉन रेन्यूएबल बोलेंगे। नॉन रेन्यूएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गए ना तो जल्दी से दोबारा नहीं बनते, इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं दोबारा से बनने में, इनसे एनर्जी बनने में। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर नोन एज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कि एक ऐसे रिसोर्सेज है जिसको हम दोबारा से नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर बताया था आपको रेन्यूएबल रिसोर्सेज, वो तो क्या था, हम नेचुरल प्रोसेस से दोबारा से बना सकते थे, है ना।
कैसे बना सकते थे? विंड है, विंड तो हमेशा चलती रहती है। सोलर एनर्जी आपको पता है सन से मिलती रहती है, उसको हम दोबारा बना सकते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम कैसे बनता है आपको पता है? कोयला, पेट्रोलियम जैसे लाखों करोड़ों साल पहले अपना धरती पे जीवन था ना, फिर जब प्रलय हुई, है ना? जब खत्म हुई दुनिया, तो सारा का सारा जो मलबा, सिल्वर, जिंक, लेड, जितने भी मिनरल्स थे वो सारे धरती के नीचे, जितने भी ह्यूमंस थे, प्लांट्स थे, सारी चीज़ दब गई थी, ठीक है? उसके ऊपर फिर वो सारी चीज़ें दब गई नीचे। उसके बाद में उनके अंदर रिएक्शंस हुई, काफ़ी सारी रिएक्शंस हुई, जिसके कारण ये बने, ठीक है? कोयल, पेट्रोलियम ये सब बने। तो इनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, जल्दी से बनते नहीं है ये, ठीक है? तो लिमिटेड अमाउंट्स में है। तो रेलिपिंस्ट का मतलब कि जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं? जिनको हम नेचुरल प्रोसेस से दोबारा नहीं बना सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। इनको ना ही हम बढ़ा सकते हैं, एक बार खत्म हो गए मतलब खत्म हो गए, उसके बाद में बस बैठे रहो। इन रिसोर्सेज में क्या क्या होता है? फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोयला, मेटल्स जितनी भी है, अपनी जितनी भी मेटल्स है ना, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, बस एक ही बार बने ये। इनके लिमिटेड रिसोर्सेज है, मिनरल्स के, सोल्ट के, कार्बोनेटेड्स, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एक बार खत्म हो गए उसके बाद में दोबारा कभी नहीं बनेंगे। वंस ए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कंज्यूम, एक बार हमने कंज्यूम कर लिए, उपभोग कर लिए, तो ये हमेशा के लिए चले जाएंगे, गॉन फॉर एवर, ठीक है? देन वी हैव टू फाइंड ए सब्स्टिट्यूट और डू विदाउट इट। अगर एक बार ये खत्म हो गए उसके बिना ही जीना पड़ेगा, हमें कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। समझ आ गई बात? और रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रेन्यूएबल वो होते हैं जो कि रेलंटिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा से बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं नेचुरल साइकिल से, है ना? इनको हम, ये भरपूर मात्रा में है, अबोंडेंस मतलब कि भरपूर मात्रा में है, ठीक है? इसको हम रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, इनको दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे क्रॉप से, फॉरेस्ट से, ठीक है? ऐसे। तो ये क्या होएगा, इनको अपन दोबारा बना सकते हैं, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, हाइड्रो मतलब कि पानी की एनर्जी को, थर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा से, ठीक है? तो इनको अपन दोबारा से बना सकते हैं, ये रेन्युअल में आ जाएगी। अब देखो, क्लासिफिकेशन करना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है? तो ये आ जाता है पेपर में कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किसने करा, तो ओडम 1971 में, ओडम जो थे ना, ओडम ने 1971 में दो कैटेगरी में बांटा था नेचुरल रिसोर्सेज को। दो कैटेगरी कौन कौन सी थी? कि एक तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो नवीकरणीय साधन होते हैं ऊर्जा के, और दूसरे होते हैं गैर नवीकरणीय, ठीक है? जो रेन्यूएबल होंगे, रिन्यू जिसको करवा सकते हैं हम, वो तो भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है? इनको कभी भी हम बना सकते हैं, पल्प के प्रोडक्ट हो गए, नेचुरल रबर, फाइबर, कॉटन, जूट, इन सबको दोबारा बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेन्यूएबल थे उनको अपन दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है? अब एग्जाम्पल दे रखे हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज के, ठीक है? ये देखो, इन एडिशन टू रिसोर्सेज वाटर, सॉइल, ये वाटर सॉइल है, दोबारा आ जाएगा। सोलर एनर्जी है, वो फाइनाइट लाइफ है, इसकी क्या होती है? सीमित लाइफ होती है, लेकिन इसको दोबारा से हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया अपना ये। आगे देखो, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अभी तो अपने ने क्या देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी दो कैटेगरी है, एक तो रिन्यूएबल, एक नॉन रेन्यूएबल, ठीक है? फिर अब नॉन रिन्यूएबल है ना, उसकी भी कैटेगरी है, नॉन रेन्यूएबल, जो दोबारा नहीं बन सकते। बार बार बोल रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, ध्यान रखना। जो दोबारा नहीं बन सकते यानी कि नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है? तो इनको कैटेगरी में क्या डाल लेंगे? एक तो रिसाइकल हो सकते हैं वो, एक जो रिसाइकल नहीं हो सकते वो। रिसाइकल मतलब कि दोबारा से हम उसको कर सकते, यूज में ला सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल, हाँ। दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। जो रिसाइक्लेबल होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी कलेक्टेड आफ्टर दे आर यूज्ड and can be recycled. These are mainly non-energy mineral resources which occur in the earth crust, ore of aluminium, copper, mercury, and disposed of fertilizer, nutrients, phosphorus, rock, potassium mineral used in the natural state, asbestos, clays, micas, etc. ये कहते हैं कि ये ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज में ला सकते हैं, मतलब कि रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, इनसे एनर्जी उत्पन्न नहीं होती ज़्यादा, ठीक है? जैसे कोयला एक बार अगर आप जला लोगे ना तो खत्म हो जाएगा कोयला, दोबारा से बस उसकी ऐश ऐश बचेगी, ऐश का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो मरकरी है, एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम का ग्लास है,
वो आपका अगर आपने यूज़ कर लिया, टूट गया, तो उस टूटे हुए ग्लास से दोबारा से उसको पिघला के कुछ ना कुछ बन सकता है ना। लेकिन एल्यूमीनियम एक बार सारा खत्म ही हो गया ना, उसके बाद में दोबारा नहीं बनेगा, लाखों करोड़ों साल लग जाएँगे, है ना? तो है तो नॉन रिन्यूएबल, लेकिन इसको हम दोबारा-दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना? एक जब तक अपने पास वो एक ग्लास है, उसका मैं पिघला-पिघला के पेन बना सकती हूँ, उसका पिघला के मैं कटोरी बना सकती हूँ, बाउल, उसका पिघला के मैं स्पून बना सकती हूँ। लेकिन एक बार एक पूरा ही खत्म हो गया, उसके बाद में हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है? तो इनको रिसाइकिल कर सकते हैं अपन। जैसे कि फास्फोरस हो गया, रोक, पोटेशियम, इन सबको हम कर सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल में कौन-कौन से आएँगे? जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे कि फ़ॉसिल फ्यूल और यूरेनियम। फ़ॉसिल फ्यूल में क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम। एक बार आपने कोयला लिया, जला लिया, खत्म हो गया, ऐश बन गई बस। पेट्रोल एक बार आपने अपनी गाड़ी में डलवाया, उसी टाइम खत्म हो गया, दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? यूरेनियम को भी, जो कि 90% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब क्या बोला? एक तो ये है रिसाइकिल करने वाला, लेकिन ये हमारी ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। ये क्या लिख रखा है यहाँ पे? नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज, मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज है जिससे कि अपने को एनर्जी मिलती नहीं है, जैसे कि कॉपर से एनर्जी नहीं मिलती, मरकरी से, एल्यूमिनियम से, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उनसे क्या होएगा, अपने को एनर्जी थोड़ी ना मिलती है ना। एस्बेस्टोस कौन होते हैं? एस्बेस्टोस वो होते हैं जैसे पंखे वगैरह पे जाने लग जाते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्ले वगैरह होगी, है ना। होते तो नॉन रिन्यूएबल है, इसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इनसे एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन जो नॉन रिसाइक्लिंग वाले ना, वो हमारी 90% एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है? एक बार खत्म हो गए, दोबारा नहीं आएँगे। फिर है सम ऑथर प्रेफर्स टू क्लासिफाई रिसोर्सेज इन बायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। अभी ये देखो, मैं जो करवा रही हूँ ना इस स्लाइड से, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं यहाँ से करवा रही हूँ आज की क्लास से, वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में इतने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है? आते हैं। मेनली तो मैं आपको वही करवाती हूँ जो पेपर में आते हैं ना, ऐसे कुछ भी नहीं उठा के पढ़ा देती, सोच समझ के ही पढ़ाती हूँ। बाकी मैं बता देती हूँ कि ये ज़्यादा आते हैं, ये कम आते हैं। अब ये ज़्यादा आते हैं। अब कुछ ऑथर कहते हैं कि हम ना रिसोर्सेज़, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पढ़ा था, है ना? मतलब कि क्लासिफ़िकेशन करा था नेचुरल रिसोर्सेज़ का। फिर हमने क्लासिफ़िकेशन देखा कि वो रिसाइकिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर अब हम देख रहे हैं बायोटिक, अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? ये बायोटिक रिसोर्सेज़ वो होते हैं जो लिविंग रिसोर्सेज़ होते हैं। मतलब जिंदा, सजीव प्राणी जिसको बोलते थे ना, ऐसे सजीव रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग है, यानी कि जिनमें जीवन है, जैसे फॉरेस्ट, जंगल है। अब आपको पता है पेड़ पौधे, जो ट्रीज है, वो सांस लेते हैं, है ना। वो हमें वो उनमें भी क्या होता है? जीवन होता है, तो वो लिविंग थिंग में आएगा। एग्रीकल्चर क्रॉप्स होगी, फिश होगी, या फिर वाइल्ड लाइफ होगी, जितनी भी, है ना, वो सारी किस में आते हैं? लिविंग में। तो ये रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे एक बार जंगल है, जंगल किस में आएगा? लिविंग में। लेकिन ये जंगल एक बार खत्म हो गया तो दोबारा तो नहीं बन सकता, है ना। अब ऐसे-ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते। तो ये किसमें आएँगे? बायोटिक रिसोर्सेज़ में आएँगे। मतलब कि जो साँस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो खाना खाते हैं, खाना चाहे वो हवा के माध्यम से खाओ, चाहे एयर के माध्यम से खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन खाते हैं, लिविंग रिसोर्सेज़ है। तो ये क्या? एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्लेस देम एंड टू इंक्रीज़। ये क्या होता है? ये एबल, यानी कि ये सक्षम होते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में और अपने आप को इंक्रीज़ करने में। तो ये ऐसे रिसोर्सेज़ हैं। कुछ कौन से होते हैं? बायोटिक है, बायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग रिसोर्सेज़ है, जो अपने आप को प्रोड्यूस भी कर पाएँगे। आपको पता है जैसे कि आपने एक प्लांट उगाया, ठीक है? इस प्लांट की अ, बीज उगे, बीज यानी कि सीड्स उग के और वो झड़ गए यहाँ पे ही, और यहाँ पे एक नया प्लांट उग गया, ठीक है? फिर ऐसे-ऐसे करके यहाँ पे झड़े तो और उग गया। मतलब कि ये प्लांट्स होते हैं ना, ये अपने आप का प्रोडक्शन करने में, अपना रिप्लेस करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज़ कौन से होते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज़ वो होते हैं जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ठीक है? निर्जीव, जो कि अपने आप को ना तो सब्स्टिट्यूट कर सकते, ना रिप्रोड्यूस कर सकते, ना रिप्लेस कर सकते। ठीक है? जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, बस खत्म ही हो गया। लैंड अगर खत्म होगी तो खत्म ही होगी, मिनरल खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। ठीक है? ऐसे ये नॉट रिप्लेस देमसेल्फ, अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे के साथ में, और इसकी रेट जो होती है वो स्लो होती है बनने की, और नॉट यूजफुल टू कंसीडर देम इन टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम्स। ठीक है? मतलब कि ये अपने आप को ना तो बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते, और इतने स्लो स्लो बनते हैं, हजारों करोड़ों सालों में। तो इनको दोबारा से रिप्लेस करना, अब जैसे कोयला है, कोयला से जितनी एनर्जी बनती है, मैंने आपको बताया 90% है वो, इसको रिप्लेस कोई नहीं कर पा रहे, है ना, कोयल को, ऐसे।
अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने अदर अदर क्लासिफाइड कैसे किया? अब ये ध्यान रखना, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन, कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे-कैसे टाइप के हो सकते हैं। पहले हमने पढ़ा रिन्यूएबल हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि रिसाइकिल होने वाले हो सकते हैं, नॉन रिसाइकिल होने वाले हो सकते हैं रिसोर्सेज। फिर कुछ रिसोर्सेज बायोटिक होते हैं, कुछ अबायोटिक होते हैं। फिर अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जीक्यूटिबल हो सकते हैं और एग्जॉस्टिबल, सॉरी, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। कुछ एग्जॉस्टिबल होते हैं, कुछ इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि मैं साथ साथ आपको ना पीछे वाला भी थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, पीछे वाला भी याद करवाती जा लग रही हूँ, है ना, कि पीछे क्या पढ़ा था, ताकि आपका लिंक बना रहे प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है, ताकि आप भूलो ना कि पढ़ क्या रहे हैं। याद होना चाहिए कि हाँ, हमने पीछे ये पढ़ा था। अब एग्जॉस्टिबल मतलब कि जिसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं हम पूरा, है ना। और नॉन एग्जॉस्टिबल का क्या होता है? जिसको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। 1 सेकंड रुको, मैं इसकी ना प्रॉपर हिंदी बताती हूँ एग्जॉस्टिबल की आपको। इसका मतलब एग्जॉस्ट करने का मतलब होता तो है एक सोखना, मतलब ऑब्जर्व करना। बाकी मैं इसकी प्रॉपर हिंदी बताती हूँ आपको एग्जॉस्टिबल की। हुँ, अटूट, ये तो होता है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कि अटूट, ठीक है? यानी कि अक्षय, हमेशा भरपूर रहने वाला, ठीक है? और अपार, अकूट, बेशुमार, हाँ, बेशुमार भी बोल सकते हैं इसको, बेशुमार। और एग्जॉस्टिबल बोलते हैं अपन, 1 सेकंड। हाँ, ऐसा जो पूरी तरह से खत्म या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है? इनएग्जॉस्टिबल कौन-सा होता है? ऐसा जो पूरी तरह से इस्तेमाल या खत्म नहीं किया जा सकता। और एग्जॉस्टिबल कौन-सा हो जाएगा फिर? जिसको पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है? ये है इसकी हिंदी पूरी प्रॉपर, ठीक है। अब ये देखो, एग्जॉस्टिबल मतलब कि समाप्त होने योग्य, समाप्त होने योग्य, जो कि खत्म हो जाता है। और ये कौन-सा होता है? ये वो होता है जो कि कभी खत्म नहीं होएगा, ठीक है? भरपूर मात्रा में, जो कभी खत्म नहीं होएगा, समाप्त ना होने योग्य, समाप्त ना होने योग्य, जो कि अनलिमिटेड है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। और एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट मतलब कि खत्म हो जाने वाला, इनएग्जॉस्ट मतलब जो खत्म नहीं होएगा। तो ये क्या है? अनलिमिटेड है। सॉरी, सॉरी, ये लिमिटेड है, लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है? ये लिमिटेड है। अब देखो, इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज विच आर नॉट चेंज और एडजस्ट बाय मैन एक्टिविटी, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो ना तो चेंज होंगे, ना ही खत्म होंगे, किससे? ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा। एंड अबोंडेंटली, अबोंडेंटली का मतलब पहले भी बताया था, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। एवर आर सेड टू बी इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, ना ही उनको चेंज किया जा सकता, ठीक है? वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अबुंडेंट होते हैं, उनका भंडार काफ़ी होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी कितनी बना लो, चाहे विंड एनर्जी हो गया, पावर टाइड्स, आपको पता है, लो टाइड, हाई टाइड, जिसको ज्वार भाटा की एनर्जी कहते हैं, वो होगी। तो ये सारी कौन सी होगी? रेन्यूएबल सोर्सेज हो गए, ठीक है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना एक क्लासिफिकेशन, रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रेन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल, वो उसी को ही बोलते हैं हम, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। मतलब रिन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होएगी, तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया? इनएग्जॉस्टिबल, जिसको खत्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोबारा दोबारा बना सकते, भरपूर मात्रा में लिम है, अनलिमिटेड है, ठीक है। बट इफ नॉट मेंटेन प्रॉपरली, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होएगा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो इसको अपन वेस्टेज करते जाए, नहीं। इसने क्या बोला है कि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपरली इनको, तो दे बिकम एक्सटिंक्ट, तो ये लुप्त हो जाएगी।
अगर इस एनर्जी का सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे ना तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, मेंटेन करना पड़ेगा अपने को। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल ओनली इफ वाटर कंटिन्यूज़ टू पेरोसुलेट ऑन द सॉइल एट ए रेट इट विच इज़ रिमूव। ये कहता है कि जैसे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से हम पानी निकालते हैं, मतलब जो धरती के नीचे पानी होता है उसको निकाल के हम जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। तो वो कब बनी रहेगी, जब हम ना जहाँ से हमने पानी निकाला है वहां पर पानी की पूर्ति यानी कि ठंडा पानी वहां पर बैलेंस बना के रखेंगे। अगर वहां पर हम बैलेंस नहीं बना के रखेंगे तो वहां की सोइल खराब हो जाएगी और उसके बाद में क्या है, वो ढंग से नहीं बन पाएगा। ठीक है, वहां पे फिर बार बार नहीं बन पाएगी। एक जगह से हमने निकाल दिया वाटर को, ठीक है, और वहां पर परसोलेट इन दी सोइल एट ए रेट विच इज रिमूव्ड, मतलब कि एक ही जगह से बार बार पानी निकालते गए ना तो वहां से फिर खत्म हो जाएगा पानी पूरी तरह, फिर हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग से अपने को चलना होगा। एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं, जो लिमिटेड मात्रा में है नेचर में, जिसको मेंटेनेबल, मतलब कि मेंटेन अगर हम करके भी रखें ना तो भी खत्म होने ही होने हैं, लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, एग्जॉस्टेबल मतलब कि लिमिटेड मात्रा में है। देखो लिमिटेड, समाप्त हो जाते हैं, जो समाप्त होने योग्य। अब ये क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल्स हो गए, ये सारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वाले आ गए। इनको अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे और ये हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, रीजनरेट भी इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पाइसेस इज एक्सप्लॉइटेड सो दैट मच इज पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल इन नॉट सस्टेन ग्रेजुअली। अब ये कहता है कि कुछ ऐसी स्पाइसेस है, प्रजातियां हैं, जिनका अगर हम ऐसे ही शोषण करते रहे ना तो एक दिन ये लुप्त हो जाएगी। जैसे हम टाइगर्स को बचा रहे हैं ना, लियोपार्ड्स को बचा रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे डायनासोर एकदम लुप्त हो गए ना वैसे ही लुप्त हो जाएंगे रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट करें हम, कंजर्व यानी कि बचाएं, संरक्षण करें नेचुरल रिसोर्सेज का और यूज करें उनको जुडिशियस मैनर, मतलब कि सही ढंग से यूज करें, ताकि वी डोंट एग्जूस्ट टू देम, यानी कि हम उसको लूज ना कर दें, वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको यूज करना ही बंद कर दें, नहीं, यूज करो लेकिन ढंग से यूज करो। ठीक है, सेव करके बचा के चलो, बचा के चलो। ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल यूज ही नहीं कर पा रहे हो आप, फिर क्या फायदा, यूज करो लेकिन ढंग से करो, है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करो ऐसे। अब देखो कुछ एग्जांपल है मेजर नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक भंडार के, प्राकृतिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, देखो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट से आपको पता है कितनी सारी चीजें मिलती हैं, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला है अपना फूड, फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स क्या कहता है, ये डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज टुगेदर अदर प्लांट्स कवरेज लार्ज एरिया ऑफ प्लांट। सीधी सी बात है, देखो फॉरेस्ट क्या होता है, मतलब कि जहाँ पर प्लांट्स घनी मात्रा में पाए जाते हैं, ट्रीज घनी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ट्रीज प्लांट इन सब का एक कवर होता है जो लार्ज एरिया को कवर करेगा, मतलब कि एक लार्ज एरिया पर बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज इकट्ठे होंगे, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इससे अपने को क्या मिलता है, इससे अपने को इनन्यूमरेबल मटेरियल गुड्स, मतलब कि बहुत सारी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती है, जैसे कि सबसे बढ़िया चीज़ तो क्या मिलती है अपने को, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पाइसेस होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स जड़ी बूटियां होती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती हैं, फॉरेस्ट से ही मिलती है ना। तो ये है। अब फॉरेस्ट इसलिए अपने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है वहां से। यूज़ ऑफ फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, फॉरेस्ट का यूज़ हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, कमर्शियल मतलब कि व्यापार में यूज़ करते हैं, व्यापारिक उपयोग भी करते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल गुड्स, मतलब कि जंगलों से हमें एक तो लकड़ियाँ मिलती है, वुड, है ना, दूसरा हमें क्या मिलती है, औषधि आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है, मेडिसिन मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, उससे हमें काफ़ी सारी प्रीशियस थिंग्स मिलती है ना। और साथ में कमर्शियल यूज़ के लिए काम आते हैं, जैसे कि चंदन हो गया, चंदन मिल गया, वो कितना अपने लिए यूज़फुल है ना। तो इससे क्या होगा, हमें टिम्बर लकड़ी मिलेगी, फायर वुड जलाने के लिए ईंधन मिलेंगे, पल्प वुड जिससे कागज बनता है, फूड आइटम्स मिलती है, गम जिसको गोंद होता है ना, गोंद भी अपने को फॉरेस्ट से मिलता है, रेसिन्स हमें मिलता है, नॉन एडिबल ऑयल्स जो खाने योग्य तेल भी मिलता है, और ना ना खाने योग्य बाकी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल मिलता है, रबर, फैब्रिक, लैग, बोम, बैम्बू यानी कि जिसको हम बोलते हैं बांस,
कैंस मिलते हैं, फोल्डर मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, ड्रग मिलती है, इतनी सारी आइटम्स मिलती है। ठीक है, मतलब इसका अगर एस्टिमेट लगाए तो 300 बिलियन पर ईयर डॉलर, यानी कि 300 बिलियन पर डॉलर, मतलब 300 बिलियन डॉलर है वो हर साल, उसकी वैल्यू जितनी चीजें मिलती है अपने को, 300 बिलियन, 300 बिलियन पर डॉलर, या 300 डॉलर, 300 बिलियन डॉलर है अपने हैं, वो हर साल मिल, इतनी वैल्यू की चीजें मिलती है अपने को। ठीक है, हाफ ऑफ द टिम्बर कट ईच ईयर, ये कहता है कि जो जंगल की आधी लकड़ियां तो है वो हर साल ना ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि हीट उत्पन्न करने के लिए और कुकिंग करने के लिए यूज कर ली जाती है। मतलब कि फॉरेस्ट की आधी लकड़ियां तो हम किस लिए यूज करते हैं, हीट के लिए, कुकिंग के लिए। और जो 1/3 पार्ट है ना, उसका हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट, यानी कि लकड़ियां काट के हम वहां पर बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, प्लाईवुड के लिए काम ले लेते हैं, हार्डवुड के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, क्लिप बोर्ड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। और 1/6 ऑफ वुड हार्वेस्ट कन्वर्टेड इनटू पल्प यूज फॉर पेपर इंडस्ट्री। इसका 1/6 पार्ट है जंगल का, उसको हम क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कागज बनाने के लिए। बाकी बचा हुआ जो फॉरेस्ट का लैंड है उसको हम माइनिंग करने के लिए, मैंने बताया ना प्रीशियस आइटम्स निकलती है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, जितने भी अपने डायमंड होते हैं, प्लैटिनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब एग्रीकल्चर करने के लिए, ग्रेज करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, डैम्स वगैरह को बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो आपको पता है कितने सारे यूजेस है इसके अपने फॉरेस्ट के, है ना, कमर्शियल यूज में इतना सारा। अभी तो बताया मैंने आपको, 300 बिलियन डॉलर हर साल अपने को इतना अमाउंट मिलता है इससे। इकोलॉजिकल यूज़ अगर हम देखें, इकोलॉजिकल यूज़ यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है ये, जिससे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, हमारे लंग्स सही तरह काम करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात पेपर में भी आता है कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन है, तो सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन होता है, फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट कार्बन सिंक का मतलब, सिंक आपको पता है अपने घर में होती है, वो क्या करती है, पानी को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको सिंक कौन करता है, उसको ऑब्जर्व कौन करता है, फॉरेस्ट करता है। ठीक है, ये रिड्यूस करती है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो CO2 सिंक का काम करता है, कार्बन सिंक का काम करता है। और अगर आप देखें इकोलॉजिकल में, तो वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देता है, यानी कि जलीय, सॉरी, वन्य जीव, वन्य जीव जंतु है, उसको आवास प्रदान करेगा। ठीक है, वन्य जीव जंतु को आवास प्रदान देगा। मिलियन ऑफ वाइल्ड एनिमल प्लांट्स, यानी कि मिलियन एनिमल्स का, मिलियन प्लांट्स का घर है फॉरेस्ट। ठीक है, वहां पर 7 मिलियन से ज्यादा क्या है, 7 मिलियन स्पाइसेस, हाँ, 7 मिलियन से ज्यादा पेड़ पौधों की जनजातियां रहती है फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जब रेनफॉल होती है ना, जब अपना रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है, तो ये रन ऑफ से भी बचाता है। यानी कि वाटर, मैंने आपको समझाया था ना, ये पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है, तो मिट्टी को, ये पेड़ की जड़ें ना मिट्टी को जकड़े रखती है, इसको पकड़े रखेगी। जब बारिश आएगी ना तो इस मिट्टी को कम बहा के लेके जाएगी। अदरवाइज अगर इधर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगी, जिससे क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। ठीक है, ऐसे सोइल का कन्वर्जन अभी बताया मैंने आपको, फॉरेस्ट है वो बाइंड करते हैं सोइल पार्टिकुलर टाइटली देयर रूट्स एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। ये लाइन अभी बताई जस्ट मैंने, कि ये क्या करते हैं, इसकी जड़ें जो होती है, रूट्स होती है, वो मिट्टी को पकड़े रखती है, जिससे कि सोइल इरोजन नहीं होता। ठीक है, दिस ऑल्सो एक्ट एज विंड ब्रेक्स। अब क्या होता है, कई बार वो आती है, आंधी आती है ना, विंड ब्रेक्स आती है, स्टॉर्म, तूफान होते हैं, साइक्लोन आते हैं, वो भी मिट्टी को उड़ा के लेके चले जाते हैं। लेकिन अब ये इसने बांध रखे हैं, इनकी पेड़ की रूट्स ने मिट्टी को बांध रखा है, तो कम मिट्टी उड़ के जाती है ना। नहीं तो क्या होगा, एक लैंड है यहाँ पे खाली पड़ी है, यहाँ से मिट्टी उड़ उड़ के आधी से ज्यादा सोइल तो कहीं और चली जाती है ना। और ये साथ में क्या करता है, फॉरेस्ट जो होते हैं ना, ये टॉक्सिक गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं और हवा को प्योरीफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, ये क्या करेंगे, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स गैसेस होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और हवा को क्लीन बनाते हैं। ठीक है, और नॉइस नॉइस पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन को भी कम करेंगे। अब है रेन्यूएबल एनर्जी डिराइव फ्रॉम, ये तो अभी अपने ने पढ़ा था, रेन्यूएबल एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, हाइड्रो, ओशियन से एनर्जी आती है जो ज्वार भाटा की, है ना, विंड से, सोलर से, हाइड्रो पावर यानी कि जल से बनाते हैं हम, पानी से बनाते हैं, बायोमास से बनाते हैं, जियोथर्मल रिसोर्सेज, है ना, हाइड्रोजन, ये सारी कौन सी है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज की एनर्जी है।
अब टोटल पोटेंशियल कितना है अपना रेन्यूएबल पावर जनरेशन में कंट्री का, अगर हम देखें 31 मार्च 2023 को, ये 31 मार्च 2023 का अपडेटेड डाटा है ना। अगर इस टाइम हम देखें हमारा रेन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कितना है एस्टिमेटेड, तो देखो 21,000 कितना है 21,09,654, तो ये है अपना 21,96,054 मेगावाट। और गीगावाट में देखिए तो 21%, मान लो 21% इतना समथिंग है। तो पेपर में आ जाता है अपना पोटेंशियल गीगावाट में कन्वर्ट करना आ जाता है, गीगावाट में और मेगावाट में। तो आप देखना 21 पॉइंट इतना समथिंग है अपनी एनर्जी का पोटेंशियल है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना है रेन्यूएबल एनर्जी का अपने इंडिया का, तो वो है 21,96,054 मेगावाट। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब कि हमारे इंडिया में कितनी इंस्टॉल कर ली हमने रेन्यूएबल पावर को, इसकी कैपेसिटी कितनी है 1,83,498 मेगावाट। ये भी फरवरी का डाटा है। ये कंट्रीब्यूट कितना करती है 42.3% टोटल इंस्टॉल जनरेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब कि हमारे इंडिया में जितनी भी एनर्जी बनती है उन सारी एनर्जी का 42.3% है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज से है। ठीक है जो रीन्यू कर सकते हैं ना, रीन्यू रिसोर्सेज होते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, उससे हमारी टोटल एनर्जी का 42.3% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, ध्यान रखना ही। टोटल एस्टिमेटेड अगर बात करें तो 21,09,654 है। और इंस्टॉल्ड कितनी कैपेसिटी है 1,83,000 मेगावाट की। और उसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सारे रिसोर्सेज से तो 42.3%। ठीक है, अब आती है सोलर एनर्जी। अभी मैं आगे पढ़ा तो देती लेकिन मेरे को लगता है आज इतना ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरा लैपटॉप डाउन है और आज ना हमारे यहाँ पे कल रात से ही लाइट नहीं है और इन्वर्टर डाउन हो गया, तो उस वजह से चार्ज नहीं लग रहा चार्ज नहीं लगा सकती। तो आज के लिए बस इतना। रुको, पहले मैं आपको बता देती हूँ आज क्या पढ़ा है, उसके बाद में बोलूँगी इतना ही। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज तो हो जाए आज अपने ने क्या। अपने ने आज पढ़ा है रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, है ना। रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल, रेन्यूएबल मतलब जो दोबारा बन जाए, नॉन रेन्यूएबल जो दोबारा नहीं बने। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा कि दो टाइप के और अपने फर्दर हमने देखा कि दो टाइप के रिसोर्सेज हो गए, रिसाइकल जिसको कर सकते हैं, नॉन रिसाइकल। फिर बायोटिक अबायोटिक हमने देखा, फिर एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल देखा हमने। फिर हमने देखा कि मेजर नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ लिया फॉरेस्ट वाला। कल हम बाकी के 4 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ से पढ़ने कल अपने को।